और स्क्रीन भी दिख रही है मेरी? अभी नहीं दिख रही? अभी नहीं दिख रही सर। अब दिख रहा है? यस। यस सर। ठीक है। ठीक है, एक्सेल ओपन कर लेते हैं हम अपना। तो पिछली क्लास में हमने देखा था रेंज ऑब्जेक्ट के बारे में। तो रेंज ऑब्जेक्ट की आप लोगों ने प्रैक्टिस की है? हेलो? हाँ हेलो? सर किए हैं। यार कुछ ही लोगों की आवाज़, एक दो लोगों की आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ नहीं रही है। नहीं आ रही है सर आवाज? आ एक रही है सर, आ एक रही है, दो की किया है, ही किया आवाज़ है। आ रही है, बाकी की आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा अनम्यूट ये करके बोल बोलो। रहे थे। क्या रेंज ऑब्जेक्ट की प्रैक्टिस की आप लोगों ने? हाँ हाँ। यस सर। ठीक है। तो रेंज ऑब्जेक्ट की प्रैक्टिस की है तो हम लास्ट में एक कर रहे थे कि रेंज में एक मल्टीपल रेंज थी, उनको किस तरीके से रिजोल्व किया आपने देखा था। कि हम कर रहे थे कि सब रेंज ऑब्जेक्ट लेते हैं। एक हम कर रहे थे कि डिम आर एन जी एज रेंज। ठीक है। और सेट हमने करा था सेट सेट आर एन जी इज इक्वल टू रेंज। ठीक है। ए वन से लेके ए टेन तक। ठीक है। और हमने क्या किया था कि इस ब्रैकेट को बंद करके यहाँ से दूसरी सेल की रेंज स्टार्ट कर दी थी। ठीक है। तो ये जो दो सेल की रेंज लेते हैं हम, यहाँ पे देखो पैरामीटर देख रहे हो, सेल वन और सेल टू। इसका मतलब ये होता है हम्म। कि हमने ए वन से लेके ए फाइव किया। ठीक है। सॉरी, ए वन लिया और कॉमा ए फाइव किया। ठीक है। तो ये रेंज हो गई ए वन से लेके ए फाइव तक की। ठीक है, आप समझ रहे हो? जैसे मैं कहता हूँ कि रेंज ए वन से लेके ए फाइव तक की डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 100 कहता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो रेंज मैंने सिलेक्ट की हैं, ए वन और ए फाइव। पर मैं यहाँ पे रेंज दे रहा हूँ ए वन से लेके ए फाइव तक की। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसको चलाऊँगा तो ये ए वन से लेके ए फाइव तक 100 डाल रहा है। ठीक है ना? यानी ये दो रेंज नहीं है, ये रेंज है ए वन से लेके ए फाइव तक। और लास्ट टाइम में हमने क्या किया था, लास्ट टाइम जब हम कर रहे थे तो यहाँ से ए वन से लेके ए टेन किया था और यहाँ ए थर्टीन से लेके ए ट्वेंटी किया था। ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो पूरी रेंज ले लेगा ए वन से लेके ए टेन तक और फिर ए थर्टीन, फिर ट्वेंटी तक। यानी वो ट्वेंटी तक ही पूरी वैल्यू डालेगा वो। ठीक है। तो ये पैरामीटर इस तरीके से नहीं होंगे। ये पैरामीटर किस तरीके से होंगे, अगर मान लो ए थर्टीन से लेके ए ट्वेंटी तक डालना है, यानी इलेवन ट्वेल्व में ब्लैंक छोड़ना है, तो ये रेंज इस तरीके से जाएगी। ठीक है। तो अब हम डालेंगे A10 रेंज ए वन से A10 लेके A10। ए मिसिंग है यहाँ पे। ठीक है। तो अब हम डालेंगे तो देखो ए इलेवन और ट्वेल्व उसने छोड़ दिया और ए टेन से लेके ए इलेवन ट्वेल्व छोड़ के ए टेन और फिर ए थर्टीन से लेके ट्वेंटी तक। ठीक है। फिर इसी तरीके से रेंज ऑब्जेक्ट पे हम काम करेंगे। ईच ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें जो काम करना है, जो लूप चलाना है, जो भी हमें फंक्शनैलिटी उसके ऊपर लगानी है वो हम कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम रेंज ऑब्जेक्ट को पीछे छोड़ते हैं। ठीक है। और आज हम बात करते हैं शीट्स ऑब्जेक्ट की। ठीक है। तो शीट्स पे अभी तक हमने काम नहीं किया है, आज हम शीट्स ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे काम करेंगे। ठीक है। तो जो है सब रूटीन का नेम भी हम दे देते हैं कि शीट्स ऑब्जेक्ट। ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम आज क्या क्या करेंगे, आज हम करेंगे कि शीट को सिलेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है। शीट्स को ऐड कैसे करते हैं। ठीक है। और शीट को डिलीट कैसे करते हैं, शीट को कॉपी कैसे करते हैं। ठीक है। और शीट को रीनेम कैसे करते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें आज हम देखेंगे। तो आज सबसे पहला पॉइंट ही हम ले लेते हैं। जैसे मेरे अभी इसमें कितनी शीट है, वन टू थ्री, तीन शीट है, शीट वन, शीट टू और शीट थ्री। इसमें मैंने बताया था कि जब हम शीट्स को लिखते हैं तो ये हमारी पहली क्लास में हो चुका है, इससे पहले जब हमने की थी रेंज के साथ ही।
तो शीट्स को हम कैसे लिखते हैं, शीट्स, ठीक है। और फिर इसके बाद में शीट का नेम देते हैं, नेम देंगे या इंडेक्स दे सकते हैं। इंडेक्स कौन सा होता है, जैसे 1 2 3 3 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स है, इसका 2 इंडेक्स है, इसका 3 इंडेक्स है, ठीक है। अब जैसे मैं कहता हूँ कि शीट 3 डॉट सेलेक्ट, ठीक है। तो मैं इसको चलाऊंगा जब, तो ये देखो शीट 3 को इसने सेलेक्ट कर दिया। अभी हमारा कर्सर शीट 1 पे था, ठीक है। फिर से देख लो आप किस तरीके से F8 किया मैंने और उसने शीट 3 को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं शीट 3 पे आ गया। अब जो भी मैं काम करूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रेंज में लिखता हूँ कि रेंज, ठीक है, A1 से लेके A10 तक आप 100 डालो, ठीक है। डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो ये शीट 3 जब सिलेक्ट हुई तो शीट 3 में डालेगा ये, ठीक है, समझ रहे हो। तो यानी जब तक हम स्पेसिफाई नहीं करते कि ये रेंज कहाँ पे मुझे डालनी है, तब तक जो एक्टिव शीट है, एक्टिव शीट पे ही अपना काम शुरू करेगा सब कुछ, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि हम शीट को स्पेसिफाई करें अगर किसी पर्टिकुलर शीट पे हमें जाना है, नहीं तो फिर वो जो एक्टिव शीट होगी उसी पे ही काम करेगा, ठीक है। अब जैसे मुझे यहाँ पे बैठे बैठे शीट 2 पे डालना है, ठीक है। अब शीट 2 पे देखो, शीट 2 पे कोई वैल्यू नहीं है, शीट 1 पे है वैल्यू कुछ और शीट 3 पे कुछ वैल्यू है, शीट 2 पे कोई वैल्यू नहीं है। अब मैं शीट 3 पे हूँ, ठीक है। अब मैं रेंज में कुछ भी लिखूँगा तो वो शीट 3 पे ही काम होगा, पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शीट्स शीट 2, ठीक है, डॉट, ठीक है। अब ये क्या हो गया, अब ये पूरा एड्रेस हो गया कि शीट 2 के रेंज A1 से लेके A10 तक जो है आप वैल्यू 100 डालो, ठीक है। और उससे पहले मैंने लिखा हुआ है शीट 3 को पहले सेलेक्ट करो। अब इसको हम चलाते हैं तो शीट 3 को उसने सेलेक्ट कर दिया, शीट 3 मेरी सिलेक्टेड है। अब मैं कह रहा हूँ शीट 2 पे ये डालो, ठीक है। तो अब हम शीट 2 पे जाके देखेंगे, देखो शीट 2 पे उसने डाल दिया, ठीक है। तो सिलेक्ट मेथड इस तरीके से काम करता है। सिलेक्ट का मतलब होता है एक्टिवेट करना, एक्टिवेट करना मतलब सामने आ जाना, उस शीट को एक्टिवेट करने का मतलब होता है जैसे मैंने शीट 3 सिलेक्ट किया, ये मेरी एक्टिवेट हो गई। शीट 1 सिलेक्ट किया, ये मेरी एक्टिवेट हो गई। शीट 2 मैंने सेलेक्ट किया, ये एक्टिवेट हो गई। ये एक्टिवेट शीट है, ठीक है। और शीट 1 और शीट 3 मेरी नॉन एक्टिवेटेड शीट है। तो जब भी हम नॉन एक्टिवेटेड शीट पे काम करेंगे तो हमें इस तरीके से पूरा एड्रेस देना होगा, ठीक है। अगर एक्टिवेट शीट पे काम करेंगे तो आप सिंपल इतना दे के भी काम चल जाएगा आपका, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि हम मतलब नॉन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे किस तरीके से काम करेंगे और सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे किस तरीके से काम करेंगे। जैसे मैं कहूँ कि अभी मैं शीट 3 में ही हूँ और यहाँ पे मैं कहूँ कि रेंज B1 इज इक्वल टू 100, ठीक है। और एक मैं कहूँ कि एक्टिवेट सेल एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 200, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हुई, ठीक है। अब देखो रेंज B1 में मैंने पूरा एड्रेस दिया है कि B1 में 100 डालो, ठीक है। तो वो B1 में 100 डाल देगा। देखो जी हाँ, ये अभी शीट 3 सिलेक्ट हुई है, उसने B1 में 100 डाल दिया, ठीक है। जबकि मेरा एक्टिवेट सेल B1 नहीं है, पर B1 में उसने 100 डाल दिया। मेरा एक्टिवेट सेल कौन सा है, अभी A1 है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ एक्टिव सेल की वैल्यू 200 डालो, तो उसने देखो एक्टिव सेल पे 200 उसने डाल दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक्टिव और नॉन एक्टिव दोनों ऑब्जेक्ट पे इस तरीके से काम करेंगे। अगर नॉन एक्टिव जो ऑब्जेक्ट पे हमें काम करना है तो हम उसका पूरा एड्रेस देंगे, ठीक है। और एक्टिव पे काम करना है तो हम उसका एड्रेस देने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये दोनों के लिए अप्लाई है। आप चाहे रेंज पे काम करो, सेल पे काम करो, या शीट पे काम करो, या वर्कबुक पे काम करो, ठीक है। तो सिलेक्ट का मतलब आप समझ गए होंगे। जब हम शीट को सिलेक्ट करते हैं तो शीट को सिलेक्ट करने का मतलब ये होता है कि उस शीट को हम एक्टिवेट शीट बना रहे हैं और फिर उस पर अपना काम करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसे मान लो कि मेरे पास एक किसी ने मुझे प्रोग्राम दिया कि ये प्रोग्राम बनाओ, ठीक है। और इसमें फ़लानी शीट पे फ़लाना डालना है, फ़लानी शीट पे फ़लाना डालना है, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो उस शीट को बिना एक्टिवेट करे भी ये काम कर सकता हूँ,
और चाहे तो एक्टिवेट करके भी ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, एक्टिवेट करके काम करूँगा तो मेरा कोड छोटा हो जाएगा। अगर एक्टिवेट मैं नहीं करूँगा तो मेरा कोड के मतलब रेंज के साथ में मुझे जो है ये लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि विद फंक्शन का यूज़ होता है, विद शीट टू। ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे कि विद का कैसे हम यूज़ करते हैं। तो विद के बाद क्या होगा, विद हम लगाएंगे तो फिर हमें ये ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर हम डॉट से स्टार्ट करेंगे और अपना सारा काम करेंगे, पर अभी उसको छोड़ देते हैं, वो हमारा आगे का टॉपिक होगा। पर अभी आप ये समझो कि एक एक्टिव ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे काम करना है और नॉन एक्टिव ऑब्जेक्ट के ऊपर किस तरीके से काम करना है। ठीक है, तो ये ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गया हमारा कि आपको शीट्स को कैसे सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो शीट को सिलेक्ट करने का एक तरीका और है। ठीक है, अभी मैंने दिया शीट और उसके अंदर शीट का नेम दिया है। ठीक है, और डॉट सिलेक्ट किया है। अब मैं क्या करता हूँ, शीट को उठा के मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है, और एक शीट और ऐड कर लेता हूँ, शीट 4। ठीक है, शीट 4 को मैं, चलो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। शीट 4 को मैंने पहली पोजीशन पे मैंने कर दिया। अब मैं यहाँ पे एड्रेस देता हूँ शीट 4 डॉट सेलेक्ट। ठीक है, अब मैंने क्या किया, देखो शीट्स इंडेक्स दिया मैंने 4। ठीक है, डॉट सिलेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 शीट को सिलेक्ट कर दो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शीट 4 को सिलेक्ट कर दो? नहीं, इसका मतलब ये नहीं हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ है कि 4 नंबर पे जो शीट है, चाहे वो कोई भी शीट है जिसकी सीरीज नंबर 4 है, ठीक है, 1 2 3 4, इंडेक्स नंबर जिसका 4 है, उस शीट को सिलेक्ट करो। अब देखो इस कोड को मैं चलाता हूँ तो शीट 4 डॉट सिलेक्ट। ठीक है, तो ये 4 नंबर वाली शीट है उसको सिलेक्ट करेगा, ना कि ऐसा कि शीट इसको सिलेक्ट करेगा। ठीक है, तो इस पे भी ध्यान देना है आपको कि जब आप इंडेक्स का यूज़ करो, ठीक है, तो आपको बहुत केयरफुली यूज़ करना है। इंडेक्स का यूज़ तब करना है आपको जब आपकी एक्सेल में शीट उधर उधर नहीं हो रही हैं। अगर यूज़र आपकी एक्सेल में शीट इधर उधर कर देता है तो आपका मैक्रो बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो उससे बचने के लिए आपको शीट नेम का यूज़ करना है और इंडेक्स का यूज़ आपको तब करना है जब आपकी शीट फिक्स रहे। ओके, ठीक है, अब इसके बाद में जैसे मेरी शीट 4 नंबर ये है, अब मैं B1 की वैल्यू 100 डालूंगा तो एक्टिवेटेड शीट में ही वो वैल्यू डालेगा। ठीक है, और एक्टिव शीट मेरा कौन सा है, B12, तो B12 में मैं 300। ठीक है, समझिए, क्लियर हो गया ये पॉइंट? क्लियर हो गया? हाँ सर। ठीक है, गुड। ठीक है, तो हमारा जो पहला पॉइंट था कि शीट को हम किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो शीट ये वाला हमारा पॉइंट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं शीट्स को ऐड कैसे करेंगे। ठीक है, अब हम फिर से आ जाते हैं अपनी जो है ओरिजिनल पोजीशन में और इस शीट को हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और शीट 3 को अपनी पोजीशन पे लेके आ जाते हैं और शीट 1 को ही हम सेलेक्ट कर लेते हैं। किसी को डाउट है? हेलो? नहीं। ठीक है, अब हम आते हैं शीट्स ऐड करने पे। ठीक है, तो शीट ऐड किस तरीके से करेंगे, पहले हम ऑब्जेक्ट को समझते हैं, फिर ऑब्जेक्ट की फॉर ईच की लूपिंग पे, यानी जो हम जो कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट पे जो लूप चलाएंगे फिर उस पे आएंगे। ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट को समझते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा शीट्स है अभी, तो शीट्स, ठीक है, और जैसे ही मैं डॉट करूँगा तो ये शीट्स एक क्लास है और इस क्लास के मेथड्स हैं। ठीक है ना, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। हम ऑब्जेक्ट ब्राउज़र में जाके भी देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट ब्राउज़र हमने ओपन किया और जैसे ही मैंने यहाँ पे शीट्स करके मैं फाइंड करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरी क्लास है, ये शीट्स, और ये इसके मेथड्स हैं। ठीक है, तो जो मेथड्स आपको यहाँ दिख रहे हैं मेंबर फंक्शंस, इनको मेंबर फंक्शन भी बोलते हैं, मेथड्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो जो आपको मेंबर फंक्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं वही आपको यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है,
तो शीट्स डॉट करता हूँ तो यही मेंबर फंक्शन आपको दिखेंगे, यानी एक्सेल में जो ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शंस हैं शीट्स ऑब्जेक्ट के लिए वो आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो शीट्स डॉट में ऐड करता हूँ, मैंने शीट्स मुझे ऐड करनी है तो शीट्स डॉट ऐड, और फिर जैसे ही मैं इसके बाद स्पेस दूंगा तो देखो जो जनरल इंटेलिजेंस से क्या क्या आई मेरे पास वैल्यू कि ऐड बिफोर करना है, आफ्टर करना है, काउंट करना है, टाइप करना है एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बिफोर या आफ्टर। ठीक है, तो अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट क्या बोल्ड है मेरे पास, बिफोर, यानी जो मैं ऐड करूँगा वो बिफोर करूँगा। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट बिफोर है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बिफोर, बिफोर लिख देता हूँ। ठीक है, और बिफोर ये करने के बाद में कॉलन इक्वल टू। ठीक है, कौन सी शीट से पहले करना है मुझे, शीट्स, और मैं यहाँ देता हूँ शीट 3। ठीक है, शीट 3 से पहले देखो मैंने शीट्स लिखा, फिर इंडेक्स मांगा उसने, मैंने नेम दे दिया, इंडेक्स नहीं दिया, तो मैंने कहा शीट 3 से पहले ऐड करो। ठीक है, ऐड शीट्स डॉट ऐड, शीट को ऐड करना है बिफोर शीट 3 से। ठीक है, तो अब मैं इसको मैं रन करता हूँ तो आप नीचे देखना। ठीक है, और जैसे ही मैंने ऐड किया ये देखो एक शीट ऐड हो गई शीट 3 से पहले। ठीक है, क्लियर है, तो इस तरीके से हम शीट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, छोटा सा कोड है, ज़्यादा बड़ा कोड नहीं है। आपको किस तरह से लिखना है, शीट्स डॉट ऐड, मेथड को कॉल करना है, फिर बिफोर, ठीक है, और शीट्स 3, यानी जहाँ जिस शीट के पहले भी आपको ऐड करना है उस शीट का आपको रेफरेंस यहाँ पे डालना है। अब जैसे मुझे सेकंड शीट से पहले करना है तो मैं यहाँ इंडेक्स भी डाल सकता हूँ कि शीट 2 से पहले आप इंसर्ट करो। ठीक है, अब मैं इसको चलाता हूँ कि ऐड करो बिफोर शीट 2 के। ठीक है, तो ये देखो शीट 2 से पहले उसने एक शीट 6 डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ये भी होगा कि शीट 4 क्यों नहीं है, तो शीट 4 हमने डिलीट कर दी थी, शीट 4 हमने डिलीट कर दी थी, पर वो नेम जो होता है इसकी मेमोरी में रहता है। ठीक है, और मेमोरी में रहते हुए इस नेम को वो दोबारा रिकॉल नहीं करता है उस नेम को। ठीक है, तो बाकी हम रीनेम करने का भी बाद में देखेंगे, पहले हम शीट्स ऐड करने का देख लेते हैं, ऐड किस तरीके से करते हैं। ठीक है, शीट्स ऐड में जैसे हमने कहा कि ऐड के बाद स्पेस देंगे तो पैरामीटर पूछता है बिफोर और आफ्टर। ठीक है, तो अगर मुझे आफ्टर करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप पैरामीटर आपको दिख रहा है कि बिफोर, ये दिख रहा है ना बिफोर, फिर एक कॉमा है, फिर आफ्टर है। ठीक है, तो मैं अगर मुझे आफ्टर में ऐड करना है तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ कॉमा। ठीक है, और यहाँ पे मैं देता हूँ शीट्स, शीट 1 के। ठीक है, इसके आफ्टर में करो। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, मैंने ना आफ्टर लिखा ना बिफोर लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, पर ऑटोमेटिकली देखो उसने किस पैरामीटर को बोल्ड कर दिया, आफ्टर को। ठीक है, तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये शीट 1 के आफ्टर में करेगा। ठीक है, ये देखो शीट 1 के आफ्टर में उसने शीट 7 को इंसर्ट कर दिया है। यानी पैरामीटर मैं किस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ, आप इस चीज़ से ये समझना कि शीट ऐड के बाद अगर मैं स्पेस देता हूँ, ठीक है, और मैं बिफोर आफ्टर कुछ भी नहीं लिखता हूँ, ठीक है, मैंने बिफोर आफ्टर कुछ भी नहीं लिखा, तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शीट 3, ठीक है, शीट 3, ठीक है, अभी मैंने देखो बिफोर आफ्टर कुछ नहीं लिखा, पर जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है वो एक्टिवेट हो गया है बिफोर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगा तो ऑटोमेटिकली शीट 3 से पहले वो ऐड करेगा। ठीक है, तो पैरामीटर देने का मतलब ये होता है कि पैरामीटर आप दो तरीके से दे सकते हो, आप यहाँ पे स्पेस दो। ठीक है, अगर आपको पहले इंसर्ट करना तो पहले, नहीं तो फिर आप कॉमा लगाओ, कॉमा लगाते ही आफ्टर में चला जाएगा, और यहाँ पे आप अपना रेफरेंस दे सकते हो। ठीक है, रेफरेंस आप कोई भी दे सकते हो, शीट्स 2 इससे, शीट्स 2 इससे, इसके आफ्टर में इंसर्ट करो। ठीक है, तो अब देखो आफ्टर वाला पैरामीटर बोल्ड है तो आफ्टर में आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे सॉरी, यहाँ पे मैंने जैसे कॉमा लगाया तो कॉमा लगाते ही शीट 2 के उसमें चला गया, वो आफ्टर वाले में चला गया, आफ्टर वाले पैरामीटर में चला गया। अगर मैं कॉमा नहीं लगाना चाहता, मैं यहाँ पे कॉमा नहीं लगाता हूँ और मैं लिखता हूँ आफ्टर। ठीक है, और आफ्टर दे के मैं स्पेस ये, तो देखो ऑटोमेटिकली मैंने कॉमा नहीं दिया है, पर वो आफ्टर मैंने लिखा तो जैसे ही वो आफ्टर में पहुँच गया, उसे पता लग गया कि आफ्टर में ही इंसर्ट करना चाह रहे हैं।
ठीक है। तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हो। दोनों तरीके क्या क्या हैं, या तो पैरामीटर को आप ब्लैंक छोड़ दो कॉमा लगा के, या आप पैरामीटर को स्पेसिफाई कर दो, ठीक है, कि कहाँ पे मुझे सीट इंसर्ट करनी है। करेक्ट, ठीक है। तो अब मैं सेकंड सीट से पहले, सेकंड सीट के बाद में मैं एक सीट इंसर्ट कर रहा हूँ, तो सीट 7 के बाद में सीट इंसर्ट होगी। पर एक चीज़ और ध्यान रखना, देखो जैसे ही मेरी सीट इंसर्ट होगी, ठीक है, जैसे ही मेरी सीट इंसर्ट होती है, तो इंसर्ट होते ही, वो सीट इंसर्ट होते ही एक्टिवेटेड सीट वो हो जाती है। करेक्ट, समझ रहे हो। अब फिर से देखो, मेरी सीट 3 मेरी एक्टिवेटेड है, ठीक है, सीट 3 मेरी अभी एक्टिवेटेड सीट है। अब मैंने जैसे ही सीट ऐड की, ठीक है, सीट 2 के, यानी सीट नंबर 2, ये नंबर 2 कौन सा मेरा, सीट 7, सीट 7 के बाद में मैंने जैसे ऐड किया, तो मेरी एक्टिवेटेड सीट वो हो जाएगी। अगर इसके बाद आपने कोई भी रेंज लगा के कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो सीधा इस पर चलने लग जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप सीट ऐड कर रहे हो, तो एक्टिवेटेड सीट आपकी कौन सी हो जाएगी, और आपको किस तरीके से अपना कोड लिखना है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो प्रॉब्लम कहाँ पे होगी कि आपका कोड गलत चलना शुरू हो जाएगा। अब मान लो आपको सीट ऐड करने के बाद ही मेरी एक्टिवेटेड सीट 3 थी, और फिर सीट 3 पे ही मुझे कुछ लिखना है आगे, कुछ भी अपनी फंक्शनैलिटी लिखनी है, या कुछ भी अपना कोडिंग मुझे लिखनी है, तो वो आपकी किस पे चलने लग जाएगी, जो न्यू इंसर्टेड सीट होगी उसके ऊपर चलने लग जाएगा। और हो सकता है आपका कोड फेल भी हो जाए, कोई नल वैल्यू मिले या फिर उसको वैल्यू ना मिले, जो भी आपने कैलकुलेशन लिखी होगी, तो वहाँ पे आपका कोड फेल हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम सीट ऐड कर रहे हैं, तो सीट ऐड करते टाइम एक्टिवेटेड सीट वही हो जाती है जो सीट हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद तो सीट ऐड का हमने दोनों तरीके से देख लिया कि सीट ऐड आफ्टर बिफोर किस तरीके से करते हैं। अब सीट ऐड में हम दूसरा पैरामीटर हम देख लेते हैं कि सीट ऐड, ठीक है। अब कई बार रिक्वायरमेंट आ जाती है, नॉर्मली सिनेरियो में तो आती नहीं है वैसे, ठीक है, पर एब नॉर्मल में आ सकती है कि मुझे 5 सीट एक साथ ऐड करनी है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ कि जो ये सीटें हैं फालतू की मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको सही से दिखे। ठीक है, अब सीट 1 ही रह गई मेरे पास। अब मैं सीट ऐड करनी है, और सीट 1 के बाद 5 सीटें ऐड करनी है मुझे। ठीक है, तो मैं सीट्स डॉट ऐड लिखूँगा। ठीक है, ऐड लिखते ही फिर पैरामीटर पूछेगा बिफोर या आफ्टर। ठीक है, तो मैं लिखूँगा आफ्टर। ठीक है, आफ्टर मैंने लिखा, तो आफ्टर लिखते ही ये पैरामीटर आफ्टर पे पहुँच गया, और मैं यहाँ पे पैरामीटर दूंगा कौन सी सीट के बाद मुझे ऐड करना है, सीट 1 के बाद ऐड करना है। ठीक है, फिर मैं कॉमा लिखूँगा, कॉमा काउंट। ठीक है, अब काउंट पे आ गया कितनी सीट ऐड करनी है। ठीक है, तो मैं कह देता हूँ 5। ठीक है, अब मैंने क्या कह दिया, डॉट ऐड आफ्टर आफ्टर सीट्स, सॉरी 1 के बाद ही लिख देते हैं, सिंपल। ठीक है, 1। ठीक है, और फिर उसके बाद देते हैं कॉमा। कॉमा करते ही काउंट पैरामीटर में क्यों नहीं पहुंचा ये, हमारी बेटी टॉपर होनी चाहिए, हमारे घर नहीं लगता है हमें। इसका शीट्स ऐड के पैरामीटर कुछ सिंटेक्स में कुछ प्रॉब्लम है। हमने कहा शीट्स ऐड कॉमा, ठीक है, शीट्स 1, ठीक है, कॉमा काउंट में पहुंच गया। ठीक है, तो शीट्स 1 के बाद में मुझे 5 शीट ऐड करनी है। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ, अब मैं यहाँ पे 5 शीट ऐड करने जा रहा हूँ, तो शीट 1 के
बाद में, मैंने पहले बिफोर के लिए पैरामीटर कॉमा लगाया है और मैं जैसे ही इसको कोड को रन करूँगा ये देखो 5 शीट उसने इंसर्ट कर दी शीट 1 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। तो 5 शीट ऐड कर दी। तो अब आप चाहो जिस भी पैरामीटर के बाद में आप जो है ये शीट्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे अब और 5 शीट में ऐड करना चाहता हूँ शीट 1 के बाद में, तो और 5 शीट मैंने ऐड कर दी, ठीक है। तो ये सिंपल है, तो इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। पर प्रॉब्लम कभी कभार कहाँ आ जाती है, जैसे मैं सारी कुछ शीट डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, और ये मैनुअली 4 शीट मैंने इंसर्ट कर दी। अब मेरे प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट आती है कि शीट 1 के बाद नहीं, जितनी शीट मेरे प्रोग्राम में, जितनी शीट मेरे एक्सेल में इंसर्टेड हैं उन शीट्स के बाद दो शीट इंसर्ट करनी है, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब मुझे पता नहीं है, ठीक है। अब जैसे यूज़र के पास अगर मेरी एक्सेल है तो उसमें क्या है कि भाई जितनी भी सीट इंसर्टेड हैं सबसे लास्ट में मुझे 2 सीट और इंसर्ट करनी है। अब ना तो मैं शीट का नेम दे सकता और ना ही मैं इंडेक्स दे सकता, क्योंकि इंडेक्स मुझे पता नहीं है कि कितनी सीट इंसर्टेड है, और नेम मुझे पता नहीं है, नेम यूज़र चेंज भी कर सकता है, ठीक है। तो अब मुझे पता ही नहीं है कि कहाँ पे मुझे सीट इंसर्ट करनी है। पर रिक्वायरमेंट ये है कि जितनी भी सीट हैं मेरी वर्कबुक के अंदर एंड में मुझे 2 सीट इंसर्ट करनी है। तो वो उसका किस तरीके से होगा कि मैं कहूँगा यहाँ पे जो पैरामीटर है, ठीक है, 1, ठीक है, इस पैरामीटर को मैं डायनेमिक कर दूँगा। इस पैरामीटर को डायनेमिक कैसे करेंगे कि मैं शीट्स 1 है उसकी जगह मैं क्या दूंगा, शीट्स डॉट काउंट, ठीक है, सिंपल हो गया। अब मैंने कहा कि शीट को आप जो है काउंट करो और उसके बाद में 2 सीट आप इंसर्ट करो। अब मेरी शीट कितनी है, टोटल 4, ठीक है। अब देखो मैं सिंपल मैं कहता हूँ कि आई इज इक्वल टू शीट्स डॉट काउंट, ठीक है, ये मैंने सिंपल लिखा। अब आई की वैल्यू देखो क्या आएगी, आई की वैल्यू आएगी 4, ठीक है। आई की वैल्यू 4 आई तो यानी यहाँ भी 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी 4 आ गया तो मतलब शीट्स 4 के आफ्टर में 2 शीट इंसर्ट करनी है। अब मैं जैसे ही इसको मैं रन करूँगा ये देखो उसने सबसे एंड में उसने 2 शीट इंसर्ट कर दी। अब टोटल हो गई 6 शीट। अब मैं इसको अगर मैं दोबारा चलाता हूँ तो भी इंसर्ट कर देगा, दोबारा चलाता हूँ तो भी इंसर्ट कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंडेक्स डिफाइन कर सकते हो कि अगर सबसे एंड में इंसर्ट करना है, सबसे शुरू में इंसर्ट करना है तो भी आप डिफाइन कर सकते हो। पर अगर आपको बीच में इंसर्ट करना है तो इंडेक्स आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। बीच का कोई फॉर्मूला नहीं है, बीच में मतलब स्टार्टिंग का हम डिफाइन कर सकते हैं कि स्टार्टिंग नंबर 1 होता है, ठीक है, एंड नंबर शीट्स डॉट काउंट होता है। पर अगर किसी ने कहा कि बीच में इंसर्ट करो, ठीक है, तो बीच में इंसर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। बीच में इंसर्ट करने के लिए आपको या तो आप ये कर सकते हो कि शीट्स डॉट काउंट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये आप कर सकते हो। अब जैसे मेरी टोटल शीट है कि 2, 4, 6, 8 और 10 सीट है, ठीक है। तो अब मैं डिवाइडेड बाई 2 करता हूँ तो यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। अब 5 के बाद में आप ऐड कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 के बाद ऐड हो जाएंगी 2 शीट, ठीक है। जैसे अभी रेंज मेरी पहुँची हुई है 31 तक, ठीक है, और 31 में सॉरी, ठीक है, 31 तक मेरी रेंज पहुंची हुई है, यानी मेरी कितनी शीट हो गई, 12 शीट है अभी मेरे पास, ठीक है। अब मेरी 6 शीट कहाँ पर होंगी, 6 शीट हो जाती है मेरी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यानी 25 के बाद मेरी 31 और 32 आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा कि जो मेरी आई में जो वैल्यू आई है यानी 1 डिवाइडेड ये शीट्स काउंट डिवाइडेड बाई 2 5, तो मैं यहाँ पे एक पैरामीटर दे दूँगा आई, ठीक है। आई की जगह पे यानी आई के प्लेस पे आई के बाद में आप 2 शीट इंसर्ट करो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, देखो 25 के बाद 2 शीट इंसर्ट कर देगा, हो गई 33 32, तो 2 शीट इस तरीके से इंसर्ट हो गई हैं, ओके। तो ये ऐड मेथड था शीट को ऐड करने का, कि शीट किस तरीके से मल्टीपल शीट्स हम ऐड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं
नेक्स्ट पॉइंट की ओर, ठीक है। फालतू की सीटें सारी डिलीट कर देते हैं हम। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए थी कि किस तरीके से हम शीट्स पे काम करेंगे। और अरे शीट 1 भी डिलीट हो गया क्या? नहीं है। ठीक है, अब ये शीट 1 का हमारा ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है, और ये भी कंप्लीट हो गया है। अब हम शीट डिलीट करेंगे। तो शीट डिलीट करने के लिए क्या होता है कि देखो, अगर मेरे पास मल्टीपल शीट्स हैं, ठीक है, तो जो भी शीट मुझे डिलीट करनी है, नॉर्मल एक्सेल में किस तरीके से डिलीट करता हूँ, इस शीट को सिलेक्ट करूँगा और डिलीट। ओके, इस तरीके से डिलीट करते हैं। एक मैसेज आता है, पूछता है कि डिलीट करना चाहते हो, हम कहेंगे यस, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से हम शीट्स को डिलीट करते हैं। अब VBA के अंदर कैसे करेंगे कि जिस भी शीट को आपको डिलीट करना है, ठीक है, पहले उस शीट को सिलेक्ट करो, शीट्स, ठीक है, मैं कहता हूँ 3। सर जी सर। एक क्वेश्चन था, ये इसमें शीट ऐड कर रहे थे, एक और आ रहा था लास्ट में ऑप्शन टाइप, शीट्स टाइप आ रहा था ना बिफोर आफ्टर, इसी में जो ऐड कर रहे थे ना शीट ऐड में इसमें ऐड टाइप, ठीक है। बिफोर आफ्टर काउंट के बाद एक टाइप और आ रहा है, ये किस हाँ लिए यूज बिल्कुल होता है? बिल्कुल बिल्कुल, टाइप और आ रहा है। तो टाइप का देख लेते हैं, टाइप का क्या है। टाइप पे मैंने काम नहीं किया कभी भी, तो टाइप का हम देख लेते हैं। शीट्स टाइप इन VBA। ये काउंट है टाइप एक्सेल चार्ट, ठीक है। तो वो टाइप के लिए है कि किस टाइप की आपकी सीट होगी, मतलब टाइप किस टाइप का होगा। वो आपको चार्ट इंसर्ट करना है या कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है, ठीक है। इसलिए ये जो है कभी मतलब यूज़ नहीं हुआ या मैंने देखा भी नहीं है ये। तो जब हम चार्ट इंसर्ट करेंगे तो हो सकता है इसका यूज़ हो, क्योंकि चार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर भी हमें काम करना है। ठीक है सर, कोई नहीं, नेक्स्ट बाद में देखेंगे इसको। हाँ, ये इसको बाद में देखेंगे, अभी चार्ट पे ठीक है, हमारी ठीक है। आई नहीं है। अभी आपके लिए जो हाँ। यूजफुल है वो ऐड ठीक का है, है और ठीक है, आफ्टर ठीक है। बिफोर जो भी आपका उसका है, ठीक है। अभी हम उसी पैरामीटर पे रहते हैं, उस पैरामीटर पे आते हैं हम, और हम देख लेते हैं शीट डिलीट, ठीक है। तो अब मैं कहता हूँ कि शीट्स डॉट सॉरी शीट्स डॉट डिलीट, ठीक है। और डिलीट के बाद में कौन सी शीट मुझे डिलीट करनी है, सॉरी शीट्स, मैं इंडेक्स दे देता हूँ 2, ठीक है। सेकंड शीट डॉट डिलीट, ठीक है। तो ये बताएगा कि मुझे कौन सी शीट डिलीट करनी है। अब जैसे मैंने ये इसको प्रोग्राम को चलाया, ठीक है, तो ये दूसरी शीट को डिलीट करने के लिए पूछेगा। जैसे मैंने अभी आपको मैनुअली भी करके दिखाया था कि अगर मान लो शीट 34 को मैं डिलीट कर रहा हूँ, तो ये पूछेगा कि जो आपका डेटा है इस शीट में वो परमानेंटली लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है, और शीट डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं डिलीट कर दूंगा इसको कि अगर मुझे डिलीट ही करना है। पर अगर जब मैं VBA के अंदर काम कर रहा हूँ, ठीक है, या जब मैं ऑटोमेशन कर रहा हूँ, मान लेते हैं कि हमारा एक जो है 100 लाइन्स का कोड ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, और वो बहुत सारा काम कर रहा है, फिर उसके बाद मुझे वो शीट डिलीट कर देनी है, ठीक है, और शीट डिलीट करने के बाद में फिर आगे काम करना है। तो अब जब हम बात ऑटोमेशन की करते हैं, तो ऑटोमेशन में ऐसा नहीं हो सकता कि हम शीट डिलीट का, जैसे मान लो मैं यह करता हूँ कि जब तक ये मैसेज मेरे पास आ गया, ठीक है, तो ये मैसेज अगर जब तक मैं इसे डिलीट नहीं करूँगा या कैंसिल नहीं करूँगा, मेरा कोड आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अगर मैं कैंसिल कर देता हूँ तो भी मेरा कोड आगे बढ़ गया। जैसे मैं यहाँ पे एक और कर देता हूँ, रेंज सिंपल कोड लिख देता हूँ A2 डॉट सेलेक्ट, ठीक है। अगर मैं इसको, जब तक मैं इसे डिलीट या कैंसिल कोई कमांड नहीं दे देता, तब तक मेरा कोड आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अगर मैं कैंसिल कर देता हूँ तो देखो कोड आगे बढ़ गया, डिलीट कर देता हूँ तो भी कोड आगे बढ़ गया। पर उसने पूछा कि भाई शीट डिलीट करनी है, तो एक पॉपअप मेरे पास आ गया। उस पॉपअप को जब तक मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा मेरा काम नहीं होगा, मेरा मैक्रो नहीं चलेगा, ठीक है। पर जब हम काम VBA पे कर रहे हैं, तो VBA में हम नहीं चाहते कि भाई ऐसा कोई मैसेज मेरे पास आए जिसकी वजह से मेरा कोड रुक जाए।
हो सकता है कि भाई जब तक मैं अपना कोड चला रहा हूँ मैं अपना दूसरा काम करने बैठ गया, मैंने एक जो है थर्ड सिस्टम पे, एक ऑटोमेटेड सिस्टम पे अपना कोड चला दिया और वो चलता रहेगा, वो काम पूरा कर देगा। ठीक है, फिर मैं 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद उस सिस्टम पे जाऊँगा, देखूंगा मेरा काम हो गया, मैं कंप्लीट करके हटा दूंगा उसको। ठीक है, पर अगर ऐसे कोड रुक गया तो फिर तो वो घंटों रुका रहे, वो जब तक आप उसे कैंसिल या डिलीट नहीं करोगे वो आगे नहीं बढ़ेगा, तो वहाँ तो हम फंस गए। ठीक है, तो इस टाइप की जो हमारे पास वार्निंग्स आती हैं उसको इग्नोर करने के लिए हमारे पास कोड होता है एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट्स। ठीक है, जो डिस्प्ले अलर्ट्स हैं उनको हम फॉल्स कर देंगे। ठीक है, एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट्स फॉल्स। ठीक है, इससे इसका क्या मतलब हो गया कि जितने भी अलर्ट्स हमारे पास आएंगे उनको इग्नोर कर दो। ठीक है, और इसको फॉल्स करने के बाद में इसको ट्रू भी करना पड़ेगा। जब आपका कोड ख़त्म हो जाएगा तो आपको इसे ट्रू भी करना पड़ेगा। अगर आप इसे ट्रू नहीं करोगे, ठीक है, तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप इसे ट्रू नहीं करोगे और आपको कहीं पे चाहिए, मान लो कहीं पे कोई अलर्ट चाहिए, तो वो अलर्ट तब तक नहीं आएगा जब तक आपकी वर्कबुक खुली हुई है। जब तक आपका कोड रन हो रहा है तब तक वो अलर्ट नहीं आएगा। तो आपका जैसे ही ये काम हो जाए, जहाँ पे आपको पता है कि मुझे अलर्ट आएगा, वहाँ पे आप इस कोड को लगाओगे और इस कोड को फिर ट्रू कर दोगे, फिर आगे आगे अपना कोड लिखना स्टार्ट करोगे। ठीक है, अब इस कोड को हम चलाते हैं। एप्लीकेशन डिस्प्ले अलर्ट फॉल्स हो गया। अब मैं डिलीट करता हूँ, देखो कोई अलर्ट नहीं आया मेरे पास, और A2 को अब मैं सेलेक्ट करता हूँ और डिस्प्ले अलर्ट ट्रू कर देता हूँ। ठीक है, अब कोई अलर्ट मेरे पास नहीं आया। अब कई बार ऐसा होता है कि मैंने प्रोग्राम लिखा और कई बार मेरे पास प्रॉब्लम आ गई, मैंने कह दिया कि शीट 4 को डिलीट कर दो। अब मेरे सिस्टम के अंदर 3 ही शीट हैं। अब मैं इसे चलाता हूँ, डिस्प्ले अलर्ट फॉल्स। ठीक है, शीट 4 डिलीट। अब ये आ गया एरर। क्या आ गया एरर कि सबस्क्रिप्ट आउट ऑफ रेंज, मतलब आपने जो पैरामीटर दिया है वो रेंज में है ही नहीं। ठीक है, तो वो रेंज में नहीं है तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर से आपका कोड रुक जाएगा। अगर आपको कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड एरर आपको नहीं चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आप एरर हैंडलिंग में कहते हैं इसको, कि इसमें कहते हैं कि ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। ठीक है, कि अगर कोई एरर आती है तो आप आगे बढ़ जाओ। ठीक है भाई, मुझे डाउट है, मैं जो जिस शीट को मैं डिलीट करने जाता हूँ करने जा रहा हूँ वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि उस अगर कोई एरर आए तो आगे बढ़ जाओ, मेरे कोड को मत रोको, नहीं तो कोड यहीं पे रुक जाएगा। अब इसको दोबारा रन करते हैं। हमने कह दिया ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, आगे बढ़ जाना। तो अब शीट 4 अभी भी नहीं है मेरे पास। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, देखो कोड आगे बढ़ गया। उसने कोई एक्शन नहीं लिया पर कोड आगे बढ़ गया। ठीक है, और अपना काम कर दिया कंप्लीट। ठीक है, तो इस टाइप की जो ये होते हैं एप्लीकेशन डिस्प्ले अलर्ट्स ट्रू या ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, तो ये एरर हैंडलिंग के लिए होते हैं। ठीक है, जब हम एरर हैंडलिंग करते हैं अपने प्रोग्राम में, कोई भी हमें एरर आ रही होती है, उस एरर को हमें हैंडल करना है तो हम इस तरीके से हैंडल करेंगे। जो ये है ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट या ऑन एरर गो टू के बारे में आगे पढ़ेंगे कि जब एरर आएगी तो फिर किसी दूसरे कोड पे जंप कर जाओ। ठीक है, मान लो कोई एरर आ गई तो एक आगे मेरा जो कोड लिखा हो उस पर जंप करके फिर वो काम करना शुरू कर दो, अगर कोई एरर आ गई है तो। ठीक है,